नमस्कार, कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र जैन। हम बात कर रहे हैं भारत में शेयर बाजार में पिछले, भारत नहीं पूरी दुनिया के शेयर बाजार में जितने हलचल पिछले दिनों देखी गई है, जितने मूवमेंट देखे गए हैं, उतने बहुत कम ऐसे दौर आते हैं शेयर बाजार में कि इतने कारण एक साथ इतने कारण जमा हो जाएं, पॉलिटिकल हो, ग्लोबल हो, इकोनॉमिकल हो, युद्ध हो, यानी ऐसा कोई फैक्टर नहीं बच रहा जो मार्केट को प्रभावित नहीं कर रहा हो। और इन सब की वजह से कमोडिटी मार्केट में हलचल है, इकोनॉमी दुनिया की, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय बना हुआ है। इकोनॉमी सारे देशों की कोविड के बाद से लगातार मुश्किल हालत बने हुए थे और अब युद्ध ने और मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। सवाल यह है कि इसके बाद अब किस तरह का मार्केट आउटलुक होगा शेयर बाजार का, कमोडिटी का। इन सारे विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में है प्रोफेसर अमन अग्रवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टर और प्रोफेसर। आप दिल्ली से जुड़ रहे हैं, दिल्ली नोएडा से जुड़ रहे हैं। साथ हैं दिनेश सोमानी जी, प्रो इंटेली कम्युनिटी सर्विस के आप डायरेक्टर हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संदीप जैन जी, ट्रेड स्विफ्ट के आप को फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, और आप जाने माने जयपुर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाने माने शेयर बाजार के हस्ताक्षर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संक्षेप में सबसे पहले प्रोफेसर अमन, इकोनॉमी के हालात किस तरह के हैं? अब तो रिजल्ट भी आ गए, चुनाव भी हो गया, एक और फैक्टर जो पॉजिटिव हो सकता था वो, मतलब फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो सकता था वो सामने आ गया। ये तो चल ही रहा है। कोविड में जो WHO कह रहा है कि ये नहीं मानना चाहिए कि अभी कोरोना खत्म हो गया, तो अभी भी सारे रिस्क फैक्टर जो मतलब बढ़ते जा रहे हैं, कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। आगे आप जो फेडरल बैंक की मीटिंग है उस पर नजर है, किस तरह के आपको हालात नजर आ रहे हैं? कहाँ सबसे इकोनॉमी की हालात किस तरह के हैं, भारत के और दुनिया के? देखिए जी, जो रिस्क फैक्टर हैं वो कोई ज्यादा बढ़ या घट नहीं रहे हैं। जहाँ पे कुछ बढ़ रहे हैं तो वहां पे कुछ घट भी रहे हैं। जहाँ पे हम अगर पेंडेमिक की बात करें, जिस तरीके की सिचुएशन पिछले 2-2.5 साल में रही है, उसको देखते हुए तो अब रिस्क फैक्टर पेंडेमिक का कम है। लोगों के अंदर डर थोड़ा कम हुआ है, वैक्सीनेशन लेवल बढ़ा है, बूस्टर डोज की बात हो रही है, बच्चों की वैक्सीनेशन की बात हो रही है, हिंदुस्तान में भी है, बाहर भी है। तो उसको देखते हुए जो डर था, जो रिस्क था पेंडेमिक का, वो काफी हद तक कम हुआ। ये कहें कि तो खत्म हो, क्या WHO डरा रहा है क्या सबको कि जो है ना अभी कोरोना खत्म नहीं देखिए, माना जाए? ना WHO डरा रहा है ना भारत सरकार डरा रही है। उनका कहना बिल्कुल ठीक है, अभी भी प्रिकॉशन लेके हमें चलना चाहिए। हम इस तरीके से चलें जैसे दिसंबर 2019 में घूम रहे थे, ऐसा घूमना शुरू करें, मेरे विचार में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अभी भी स्थिति पता नहीं है कि कौन सा वेरिएंट कब किस समय आ जाए और क्या स्थिति लेके आएगा। तो इसको देखते हुए ये कहना चाहे WHO हो चाहे भारत सरकार को ठीक नहीं है। तो पर रिस्क जो था, जैसे पहले डर बैठ गया था, जो रिस्क था, फैक्टर था, चाहे वो डेथ के मामले में हो, चाहे वो इन्फेक्शन के मामले में हो, चाहे वो डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो या कोई भी हो, उसको लेके जो रिस्क था, डर था, वो एक तरीके से कम हो गया और उसको डिस्काउंट करने लग गए हैं अब। और दूसरी बात, जो उद्योग जगत में बिल्कुल मंदी सी छाई हुई थी, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, एग्रीकल्चर में तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ बिकॉज एग्रीकल्चर में अभी फिर भी काम कर रहे थे लोग, चाहे वो पेंडेमिक हो, ओमिक्रॉन हो, कुछ भी हो। पर इंडस्ट्री के अंदर, सर्विसेज सेक्टर में काफी हद तक इम्पैक्ट हुआ था इसका। वो जो इम्पैक्ट है वो अब कम होने लग गया है। तो वहां पे फिर दोबारा रिस्क जो है कि बिजनेस क्लोजर्स होंगे, बंद होंगे, चीजें होंगी, प्रॉब्लम होगी, उस तरफ जो है रिस्क जो है कम होते अब नजर आ रहे हैं। अब जो एक नया रिस्क जो उभर के अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आया है वो वॉर का है। वो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उस वॉर का क्या अंतराल्य होगा, उसके अंदर इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी रहेंगी, ऑयल की सिचुएशंस कैसी रहेंगी, स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे। कुछ लोगों ने मीडिया के अंदर शुरू में ये भी कहना शुरू कर दिया कि तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है। मतलब अब दो देशों के बीच में हो रही है, जिसमें एक देश बहुत छोटा सा है और बाकी देश बातें कर रहे हैं, कोई कुछ इसमें इंटरवीन नहीं कर रहा है, ना उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद भी हम इसको बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हो जाए अभी इतनी इंट्रीम स्टेज पे, मेरे विचार में गलत धारणा डालने वाली बात है। इसलिए वो रिस्क जो है अभी इतना बड़ा रिस्क नहीं है कि जो उसको अकाउंट फॉर किया जाए कि ये इतना बड़ा रिस्क आ गया है। हाँ, उससे कुछ वर्ल्ड मार्केट्स में इम्पैक्ट आया, कुछ स्टॉक्स में देखें, चाहे हम और इक्विटी प्रोडक्ट्स में देखें, चाहे हम कमोडिटीज में देखें, सब में थोड़ी गिरावट आने को मिली है। चाहे वो मार्केट्स में देखें, रियल कमोडिटी एक्सचेंजेस बाइंग एंड सेलिंग में देखें, ऑयल प्राइसेस के अंदर शूट अप देखने को मिला, क्योंकि पता नहीं था क्या होगा। अब जैसे पहले कुछ वॉर हुई जो सऊदी अरेबिया में हुई, जहाँ पे तेलों में आग लग गई, तो वो तेल काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी वजह से उनकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। पर वो चीज इस केस में नहीं है बिल्कुल भी, जो हमें सवाल ये है कि की बात हो रही जो है। जो जो हालात हैं वो इकोनॉमी के लिए चिंताजनक लगातार बने हुए हैं, और इसमें कहीं कुछ सिल्वर लाइन देखो, भी है आधा क्या? आधा मिनट और दें। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो इस समय हालात हैं, चाहे वो विश्व की इकोनॉमी हो चाहे हिंदुस्तान की इकोनॉमी,
जो विश्व की इकोनॉमी रिस्क फैक्टर बढ़े हैं वो बढ़े हैं फिस्कल डेफिसिट स्पेंडिंग की वजह से, वॉर की वजह से नहीं बढ़े हैं, फिस्कल स्पेंडिंग की वजह से बढ़े हुए हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, यूरोप हो, हिंदुस्तान में भी थोड़ा बहुत आया पर इतना नहीं, बिकॉज उन्होंने फिस्कल स्पेंडिंग ज्यादा नहीं की। रीएलोकेशन ऑफ फंड्स भारत सरकार ने काफी किया पिछले 22 सालों में, और इसीलिए सरकार को क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया, इकोनॉमिस्ट ने भी क्रिटिसाइज किया कि फिस्कल स्पेंडिंग ना करे। पर उसका बेनिफिट ये रहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमने पिकअप करी है पिछले 6, 7, 8, 9 महीने के अंदर, वो इतनी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है कि विश्व में नहीं हुआ। अब देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे अभी आया उसमें साफ दिखाया $7 बिलियन के करीब हर महीने हमारे देश में आ रहे हैं। $42 बिलियन जो है पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक मार्केट्स में आए हैं, जो लार्जेस्ट है। ये तब है जब विश्व के अंदर प्रॉब्लम आई हुई है, रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। अभी तो वो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ को 9% लेके चले, 9.2% लेके चले, 8.9% लेके चले, पॉइंट्स का फर्क है, बट ऑलमोस्ट बहुत हैवी ग्रोथ रही है, जो विश्व के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है पोस्ट पेंडेमिक पीरियड को अगर देखा जाए तो। इसलिए सारी छवियां अच्छी हैं। आज जो आपने रिजल्ट की बात की उसका तो पॉजिटिव इंपैक्ट हमें रुपए में भी देखने को मिला है, और साथ ही साथ जो हमें उसके अंदर भी देखने को मिला कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उनकी जो क्लोजिंग थी वो भी अच्छी हो देखने को मिली है। ऑल्दो मैं स्टॉक एक्सचेंज को कभी भी हिंदुस्तान के लिए बैरोमीटर नहीं मानता हूं, अमेरिका जैसे देश के लिए है, क्योंकि वहां पे करीबन 70 से 80% लोगों का पैसा जो है स्टॉक मार्केट्स में लगा हुआ है, किसी ना किसी, चाहे कमोडिटी हो चाहे नॉर्मल मार्केट्स हो। हिंदुस्तान में 7 से 8% ही पूरी जो टोटल वेल्थ है हिंदुस्तान की वो स्टॉक मार्केट्स में लगी हुई है। तो इसलिए हिंदुस्तान के लिए इंडिकेटर नहीं, पर हाँ एक रिफ्लेक्शन होता है, एक सेंटिमेंट्स की बात होती है, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो इकोनॉमी की पोजीशन है वो काफी अच्छी। कुछ लोगों ने अकेले लगाए कि बजट हिल जाएगा, मेरे विचार में इससे कोई बजट नहीं हिलेगा। बजट में जो क्रेडिट स्विस ने भारत की रेटिंग गिरा दी है, उसको हैवी वेट से अंडर वेट कर दिया है, और भी बात माना जा रहा है कि और भी एजेंसी भारत की रेटिंग गिरा सकती हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये दौर लंबा टिकने वाला है इस तरह की? नहीं, ऐसा है, जो रेटिंग एजेंसीज है मेरी काफी हद तक इनसे बात हुई है, चीफ इकोनॉमिस्ट से भी पहले बात हुई है कई बार। जब अमेरिका भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था उनकी रेटिंग नहीं गिराई गई, क्योंकि अमेरिकन बेस्ड, ज्यादातर अमेरिकन बेस्ड रेटिंग एजेंसीज होती हैं, तो वहां से काफी इन्फ्लुएंस होती हैं। और जो हिंदुस्तान का पक्ष इस वॉर के प्रति रहा है, रशिया और यूक्रेन की वॉर के प्रति, जिसमें हमने ना उसका यूक्रेन का साथ दिया ना रशिया का साथ दिया डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि रशिया हमारा हमेशा से सपोर्टर रहा है। जब कभी भी सैंक्शंस लगे, चाहे अमेरिका ने लगाए 95 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, 96, 97 में, या और किसी ने लगाए, तो उस समय भी रशिया हमारे साथ सपोर्ट रहा है। तो इसलिए हमारा जो कनेक्शन रशिया के साथ, और रशिया ने सपोर्ट किया है शुरू से, इंडिपेंडेंस डे और इंडिपेंडेंस से पहले भी सपोर्ट किया है हिंदुस्तान को, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारा रुख रहा है उसको देखते हुए ये रेटिंग एजेंसीज कुछ कर सकती हैं। बट कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है कि रेटिंग एजेंसीज आज के डेट में उसको कम करें, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ले लें, चाहे वो इन्फ्लेशन ले लें, चाहे जीडीपी ग्रोथ ले लें, चाहे हम जो कंसिस्टेंसी इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो पॉलिटिकल रिस्क हम जिसे बात कहते हैं, उसको देख लें। आज के इलेक्शन ने क्लियर कर दिया पॉलिटिकल रिस्क। बजट में प्रोफेसर रमन, बजट में कहा गया था कि भारत का जो ग्रोथ है अनुमान वो इस पर डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल के भाव 75 के आसपास रहेंगे। अब उससे दुगने भाव हो चुके हैं, फिर तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही आ गया। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं बहुत खुश हूं, बिकॉज पिछले 2-3 हफ्ते से अलग अलग चैनल पे मैं कह रहा हूं, पहले भी आपके चैनल पे भी कहा है, जो गिरता है या बढ़ता है तेल, उसका इमीडिएट मार्केट पे इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो तेल आज बढ़ रहा है, गिर रहा है, उसमें सिर्फ 1 या 2% टोटल डिमांड हम खरीदते हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट से, ओपन मार्केट से। ये ओपन मार्केट के रेट हैं जो एक्सचेंजेस में बढ़ते गिरते हैं। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, वो तेल जो हम 1 या 2% खरीदेंगे वो 3 से 4 महीने में हमारी टंकियों में आएगा, तो आज उसका रेट बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। तीसरी बात, ऑयल पूल अकाउंट हमने जो सजेस्ट किया 91 में, जो एनडी तिवारी साहब ने 89 में जो एनडी तिवारी साहब ने इंप्लीमेंट किया, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो ऑयल पूल अकाउंट में करीबन 5 से 5.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा है, क्योंकि जैसे हरदीप पुरी सिंह जी ने भी कहा अभी 3 दिन पहले, $19.5 पर बैरल हो गया था जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था। उस समय भी रेट हमारा हिंदुस्तान में कम नहीं किया सरकार ने। तो वो जो एक्सेस मनी था, जैसे हमने सजेस्ट किया था पॉलिसी के अंदर, ऑयल पूल अकाउंट के अंदर, वो पैसा वो उस अकाउंट में इकट्ठा हो रहा था टैक्सेस के माध्यम से, तो वो पैसा बफर है। चौथी चीज हमारे पास है कि हम अगर इसको जीएसटी में किसी भी दिन लागू कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी लार्जेस्ट रूलिंग पार्टी है हिंदुस्तान में, मतलब ज्यादातर स्टेट्स में है और वीटो पावर जीएसटी फ्रेमवर्क में है, अगर वो करती है उसको इम्प्लीमेंट,
तो उससे जो है अगर हम 28% लेके चले तो 65 to 70% जो टैक्स लग रहा है उसे सीधा 28%, उस पर हम सरचार्ज भी लगा दें और हम कहें कि 50% तक लेके जाते हैं, तब भी 20 से 25% टैक्स फ्रेमवर्क में कम आएगा। पांचवी चीज, अगर रुपए को हम जैसे बढ़ रहा है बढ़ने देते हैं, आरबीआई उसमें इंटरवीन नहीं करती है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स जितने भी हमारे फ्लेक्सिबल हैं, इंपोर्ट सारे इनफ्लेक्सिबल, मतलब इंपोर्ट तो करना ही करना पड़ेगा हमें कितना भी रेट हो, एक्सपोर्ट तो होंगे नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा अंतरराष्ट्रीय मार्केट के ऊपर। जैसे रुपये बढ़ेगा, और हमने देखा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002-3 की बात है, जब रुपया 40 रुपए से 30 रुपए हुआ था, उस समय भी मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ऑयल बढ़ा था और उसका इंपैक्ट हिंदुस्तान पे बिल्कुल नहीं पड़ा। एक पैसा ऑयल पूल अकाउंट से यूज नहीं किया। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि रुपया जो है वो स्ट्रेंथन हुआ था, क्योंकि जो हम ऑयल खरीदते हैं उसको हमें डॉलर्स में उसकी या यूरोज में या किसी बाहर की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। अगर रशिया का वापस ये स्विफ्ट की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है और रशिया ने कहा हम 25% से 27% डिस्काउंट दे रहे हैं आपको ऑयल के ऊपर, अगर हम वही ट्रेड दोबारा रशिया के साथ शुरू करें जो स्विफ्ट से पहले होता था, 85 से पहले होता था, उसके अंदर रुपी बेस्ड हम करें, जैसे ईरान के साथ हमने किया था जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए थे 2000 के आसपास की बात है, तब अगर उस तरीके से करें तो हमारा रुपया और स्ट्रेंथन करेगा और हमें जो ये डॉलर की पैरिटी का प्रॉब्लम पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। इसलिए आज की स्थिति में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है हिंदुस्तान के लिए कि कोई भी रेटिंग एजेंसी, विश्व की कोई भी रेटिंग एजेंसी इसको कम करे, टेक्निकली बताए कि किस वजह से कम कर रही है। कम करने के लिए तो कोई भी चीज कम कर दो, बढ़ा दो, उनकी इच्छा है, उनका रेट, उनका वो औचित्य है, वो अपना दे सकते हैं लॉजिक, पर कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर या माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं कह रहा है। हाँ, एक फैक्टर है जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पर वो अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर रेटिंग एजेंसीज नहीं देखती हैं, उसके अंदर वो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं देखती हैं। उसकी जरूर प्रॉब्लम है, पर वो प्रॉब्लम सिस्टमिक प्रॉब्लम है और टाइम लगेगा। सिर्फ हिंदुस्तान के साथ नहीं, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे इस समय अनएम्प्लॉयमेंट 9% से लेके 25% के बीच में ना हो। जी, हमारे साथ सोमानी जी हैं। दिनेश जी, कमोडिटी सबसे अधिक चिंता का विषय बना हुआ है पूरी दुनिया के। अभी बाजार में देखें तो तेल और सोना में तो जबरदस्त फ्लक्चुएशन एक दिन में हमने देखे हैं। 100 मतलब मार्जिन पे $100 प्रति बैरल का अंतर आ गया है एक दिन में। किस तरह की आपको लग रहा है हलचल हो रही है सोने में, चांदी, आपके निकल्स में, कमोडिटी में? इसका क्या असर आएगा इकोनॉमी पे भारत की? बिल्कुल सर, बढ़ती कमोडिटी प्राइसेस इन्फ्लेशन को और बढ़ाती है और इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के लिए हमेशा ही कंसर्न रहता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, मेटल प्राइसेस बढ़ रही है, तो इस इंडिकेट की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, जो अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज होती है। क्रूड ऑयल प्राइसेस हमारे डेली लाइफ में जहाँ पे भी हम ट्रेवल करते हैं, जहाँ हम यूज करते हैं, राइजिंग प्राइसेस जो है ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल एक थ्रेट है। इसके अलावा जो वॉर चल रहा है, वॉर को लेते हुए जो मद्देनजर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है वो भी मार्केट पर हैवी वेट कर रही है। नया फैक्टर जो अभी सामने अपफ्रंट दिखता है वो ये दिखता है कि फेड रेट के अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्केट से लिक्विडिटी और भी स्टक होने वाली है। एफआईआई कंटिन्यूस मार्केट से हमारा पैसा पुल आउट कर रहा है, मार्केट से पैसा कंटिन्यूस निकाल रहा है। ओनली डीआईआईज आर होल्डिंग द मार्केट एज ऑफ नाउ। बट इन सभी चीजों के बीच में एक पॉजिटिव फैक्टर जो आया है कि जनता का गवर्नमेंट के प्रति जो विश्वास है। 5 स्टेट के इलेक्शन में 4 स्टेट में अगर रूलिंग पार्टी आती है, इसका मतलब पीपल डू बिलीव इन द गवर्नमेंट। एक सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा और मार्केट के लिए एक स्टेबिलिटी प्रदान करने वाला मुद्दा मुझे लगता है। बट ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा ड्रिम लगता है, लेकिन हमने काफी वर्स्ट सिनेरियो ऑलरेडी देख चुके हैं। 18,500 से हमने 15,800 तक का नीचे का स्तर देख चुके हैं, तो मुझे लगता है वर्स्ट इज ऑलमोस्ट ओवर बिहाइंड अस। क्रूड ऑयल प्राइसेस हमने ये लेवल देख चुके, $130 देख चुके, अभी 108 110 है, तो वी वुड बी कंफर्टेबल अराउंड $100 एज ऑफ नाउ। तो सिनेरियो बहुत ज्यादा खराब नहीं है, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा है। 15,800 का जो स्तर बन चुका है, मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल उसके नीचे कोई क्लोजिंग के चांसेस लगते हैं। हाँ, अभी जो 16,800 जो बना एक साथ, अभी जो रिसेंटली जो हाई बना है, एक थोड़ा एग्जैगरेशन में बना है और एक पॉजिटिविटी को लेकर बना है। यहां से मुझे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लगता है 16,250 के आसपास। 16,250 के आसपास अगर आता है तो एक दोबारा निश्चित खरीद का मौका मिल सकता है। अपसाइड में 16,900 का चांस मिलता है। 15,800 के नीचे क्लोज करे ऐसा मुझे लगता नहीं है। मेरी सारी निफ्टी के लेवल थे ये स्पॉट के लेवल। जी सर। तो आपका कहना है कि जो बर्स्ट है वो खत्म हो चुका है, अब तो सिर्फ बेटर ही है? टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा असम्पशन है सर, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मुझे लगता है आगे आने वाले 2 महीने की भी जो थ्रेट्स है वो सारे करंट प्राइजेस में इंक्लूडेड है।
तो 16,600 जो है, इसने युद्ध भी डिस्काउंट कर लिया है, इसने कमोडिटी प्राइसेस भी डिस्काउंट कर लिए, इसने राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस भी डिस्काउंट कर लिए। एक करेक्शन हो सकता है, मार्केट की वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि 400 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं रही निफ्टी में। 16,600 का स्तर है, 16,250 का वेट करें, निश्चित रूप से आएगा, वहां भरपूर खरीद करें। अपसाइड में आपको अच्छा पोटेंशियल दिखता है, डाउन साइड 400 पॉइंट का रिस्क है, मुझे लगता है अपसाइड 2.5 टाइम्स, मतलब 17,200 17,500 का लेवल दोबारा हमें देखने मिल सकता है। तो ऐसा भी, अगर ऐसा भी कंटिन्यू करना है तो ऐसा भी कितने समय के लिए आपको लग रहा है कि कंटिन्यू करना चाहिए, वेट करना चाहिए, या कुछ आपको लॉन्ग टर्म कितना बोल रहे हैं आप? नहीं, देखिए एसआईपी तो इट शुड बी एन हैबिट, मतलब इट्स अ गुड ईएमआई। जैसे आदमी होम लोन लेता है तो वो ईएमआई 15 साल की 20 साल का होम लोन लेता है, हम तो वैसे ही बोलते हैं कि वो एक बैड ईएमआई बोल लो या एक नॉर्मल ईएमआई बोल लो, ये गुड ईएमआई है, इसको देना है। आपको दिमाग ही नहीं लगाना है क्या करना। हाँ, ये हो सकता है कि कोई आप निफ्टी जैसे ईटीएफ है, आप निफ्टी ईटीएफ ऑनलाइन बेसिस, ऑनगोइंग बेसिस पे बढ़ते जाएगा। मुझे नहीं लगता कि तब तक इंटरेस्ट रेट्स दुनिया में खत्म हो जाएंगे, पैसे की डिमांड खत्म हो जाएगी। इंडिया जिस तरीके की नेचर की कंट्री है, 4%, 5%, 6% इन्फ्लेशन रहता ही है, तो यहाँ ग्रोथ रहनी है। तो मेरे हिसाब से डेट मार्केट में बोल रहे हैं सिर्फ, या आप इक्विटी मार्केट में बोल रहे हैं सिर्फ? कहाँ जाना चाहिए सिर्फ? नहीं, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट में तो ठीक है, वो एज के हिसाब से कर ले, वो बात अलग है। बाकी अगर ज्यादा लोगों को दिमाग लगाना तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन आजकल आता है, प्रोडक्ट है, उनमें लगा दे, तो वो एक्सपर्ट्स लोग करते थे। कि हम एक्सपर्ट नहीं है कि डेट्स में कब लगाए। मुझे इक्विटी का जेम्स के बारे में पूछोगे, मैं आपको 500-400 जेम बता दूंगा, बट मुझे बोलोगे कि डेट में कहाँ लगाना है, इट्स नॉट दैट इजी टू डिसाइड। बट यस, एज एन इक्विटी इन्वेस्टर एंड एज अ बुल, मैं तो हमेशा बोलूंगा कि इक्विटी के निफ्टी में लगाइए आराम से, और निफ्टी ईटीएफ में लगाइए, इट्स अ नो ब्रेनर प्रोडक्ट। चलिए, तो फिलहाल चर्चा में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या क्या खतरे बाजार में हैं और क्या क्या अपसाइड या कहें कि सिल्वर लाइन बाजार में दिख रही है, जिन पर हमें नजर रखनी होगी। भारत के संदर्भ में स्पेशली क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों में हमेशा की तरह तेज, साथ में नए जमाने का भी क्रेज। सिटी पेजों की खबरें अधिक उपयोगिता ली, आकर्षक प्रस्तुति और फटाफट रीडिंग शैली, खबरों की संख्या भी ज्यादा, प्रिंट, टीवी और डिजिटल के साथ 360 डिग्री कवरेज, महिलाओं और युवाओं के लिए नए जमाने से जुड़ी उपयोगी सामग्री व विशेष कॉलम। पढ़ते रहिए राजस्थान पत्रिका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव साइड्स क्या क्या भारत में रहने वाले हैं। सोमानी जी, क्रूड का सबसे देख रहे हैं कि सेंसिटिव स्तर भारत के लिए रहा है। 130 तक, 138 तक, 39 तक पहुंच गया हाल में, और फिर कुछ नीचे है। आपको लग रहा है कि एक क्या आगे इसी लेवल पर रेंज करेगा, या कहीं आपको लग रहा है कि अब डाउन साइड आएगा? और भारत में क्या इसमें चिंता, जैसा हम प्रोफेसर अमन कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, क्या आपको लग रहा है कि भारत सरकार पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाएगी और बढ़ाना चाहिए? निश्चित रूप से सर, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपने जेब से करेगी तो इट वुड बी इन अ ट्रबल एज ऑफ नाउ। तो अगर वो पॉजिटिव पास ऑन करते हैं पब्लिक पर तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज इट इज, हमने वैसे भी पेट्रोल और डीजल डी कंट्रोल कर रखा है। तो जो भी अपनी कार में पेट्रोल डीजल भरवाता है, वो मुझे लगता है वो सक्षम है, उतना खर्चा उसने करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट खुद अगर सहन कर लेगी तो उसका जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, या फिर उसका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या फिर बाकी सारी जो चीजें, वहां पर कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जरूर आएगा। जहां तक क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात है, मुझे लगता है $130 जो अभी रिसेंटली हाई बना रखा है इसने, मुझे लगता है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस बन जाना चाहिए। बट हाँ, डाउन साइड इतनी जल्दी आने के चांसेस मुझे लगते नहीं है। स्थिति अभी उतनी सामान्य हुई नहीं है। $100 के आसपास इसमें दोबारा सपोर्ट बन रहा है। 100 से $115 के बीच में मुझे लगता है ये रिसेंट करीब 15 से 20 दिन या एक महीना यहीं पर रहना चाहिए। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो डिपेंड करेंगी कि बाहर की परिस्थितियां कैसी है। बट मुझे लगता है कि विद राइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी और जो हम बाकी चीजों को इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है हमारी डिपेंडेंसी निश्चित रूप से कम होगी आगे चलकर, और पेट्रोल हमारे लिए उतना थ्रेट नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। सेकेंडली मैं कहूंगा अगर रूपी जी, प्रोफेसर अमन कह रहे थे कि भारत को रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू करना चाहिए। आपको लगता है वायबल ऑप्शन है? जी, रिसेंटली जो न्यूज आ रही थी कि दे वर ऑफरिंग क्रूड एट 25% डिस्काउंट प्राइसेस। आई डोंट नो हाउ मच possibility of that news is correct or not. I'm not very sure. Professor Aman would be in a better place to explain that. But अगर ऐसा कुछ होता है तो जैसे उन्होंने कहा था पिछले बार हम इराक से लिया था
और रुपीज में लिया था, तो अगर ऐसा कुछ प्रबंध बनता है तो ये बहुत ही बढ़िया परिस्थिति बन सकती है। 25% डिस्काउंट इज अ ह्यूज डिस्काउंट। 25 नहीं भी को अगर 20% भी मिलता है, 15 भी मिलता है, तो डिस्काउंट प्राइस वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन। क्रूड ऑयल प्राइसेस ऐसी है जो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और हमारे पास इंपोर्ट ही करना है, वेरी सिमिलर टू एडिबल ऑयल। तो प्रोफेसर अमन सोमानी जी कह रहे हैं कि भारत को पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा देना चाहिए, लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं जो मैंने जिनसे बात की, बोले ये बहुत समझदारी वाला डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और बढ़ता है या कॉस्ट बढ़ती है हमारे जो कंपनियों की, तो वो एक अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक बात होगी। आपकी क्या सलाह है, क्या होना चाहिए? देखिए जी, मेरे विचार में, और मैं पहले भी कह रहा था और सरकार ने अभी रोका हुआ है इसको, और मेरे विचार में जो इनका फॉर्मूला है जो इन्होंने मार्केट ड्रिवन सिस्टम के हिसाब से बनाया है वो फ्लॉड है, उसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि जो सर वो फार्मूला किसी को पता ही नहीं, आज तक किसी को पता नहीं है वो फार्मूला है क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट कोई ना कोई फॉर्मूला जो एटलीस्ट इंटरनली है उनके पास, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला तो हमको नहीं पता मार्केट में, बट जिस पे भी खरीदते हैं, बिकॉज वो इसको फॉर्मूला को बताना इसीलिए नहीं चाहते हैं बिकॉज ये इट इज नॉट करेक्ट द वे दे आर कैलकुलेटिंग, जो कैलकुलेशन हो रहा है। जो मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात तो मैंने आपको बताया ऑयल पूल अकाउंट, 5.5 लाख करोड़ रुपया उस ऑयल पूल अकाउंट पिछले 2 साल के अंदर ही पड़ा है, उससे पहले भी पड़ा होगा, ये तो सिर्फ 2 साल के अंदर इकट्ठा हुआ पैसे की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास कोई रीजन नहीं है, कोई एक्सचेकर पे खर्चा नहीं पड़ेगा, जैसे हमने एजुकेशन से सजेस्ट किया था, मनमोहन सिंह ने लागू कितने समय तक आपको लगता है, कितने समय तक आपका कहना है कि गोल्ड प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, कोई रीजन ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है इस समय प्राइस बढ़ाने का, पहली बात। तो आपको कितने समय तक आपको लग रहा है कि भारत सरकार को वेट करना चाहिए और प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए? चुनाव तो हो चुके हैं, उनका कारण तो, उनके लिए तो कोई कारण बचा नहीं हो। नहीं, उनके लिए कोई कारण बचा है नहीं बचा, पर आरबीआई के लिए भी कारण है और ऑयल कंपनियों के लिए भी कारण है। बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, इस तरीके से एक बार प्राइसेस बढ़ जाएंगी, चाहे वो आपकी इनकम हो, मेरी इनकम हो, एक प्रोडक्ट का दाम हो, जब उसका एक बार दाम बढ़ जाता है फिर उसको घटाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है इनका आपकी मेरी गाड़ी की या पेट्रोल या स्कूटर के अंदर नहीं होता है, वो होता है जो खाना एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, चाहे वो खाने की चीजें हो, जब वो ट्रांसपोर्ट होती हैं सबसे ज्यादा भार उस पर पड़ता है। और एक बार जब रेट बढ़ जाते हैं खाने के तो फिर भी कम आ जाते हैं, बिकॉज वो एक मार्केट अलग है, मंडियों के थ्रू चलती है। पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो व्हाइट गुड्स होते हैं, उनके जब एक बार रेट बढ़ जाते हैं वो रेट कभी कम नहीं होते। और अगर आप भारत सरकार कल को कम भी कर दे तो उसमें बेनिफिट कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसलिए, और एक बार ये इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया, अभी तो फिर भी कंट्रोल में है, अगर ये बढ़ने लग गया 6, 6.5, 7% पे चला गया, जो होगा अगर ये प्राइसेस बढ़ाएंगे तो फिर आरबीआई के हाथ से भी सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आएगी। और फिर ये जो रेटिंग एजेंसीज की जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये और हमें डिस्काउंट कर देंगे, कम नीचे ले आएंगे, क्योंकि जो है स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी फिर। तो अभी फिर भी स्थिति कंट्रोल में है और कोई रीजन नहीं, जैसे मैंने बताया बहुत सारे तरीके हैं इसको कंट्रोल करने के, विदाउट पुटिंग अ सिंगल प्रेशर पैसा ऑन द एक्सचेकर, या मेरा या आपका जो टैक्स पेयर का मनी है उसके ऊपर कोई खर्चा लगाए बिना इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार अच्छे से जानती है। शेयर बाजार के लिए सिल्वर लाइन है या आगे डेंजर लाइन? आपने जो शेयर, मैं बस एक संदीप जी की एक बात में मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए उन दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से शेयर मार्केट क्या बताया, शेयर मार्केट हार्ट बीट की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसमें ना घबराना चाहिए, ना सोचना चाहिए, जब नीचे जाए तो खरीदना चाहिए, जब ऊपर जाए तो बेचना चाहिए। बड़ा सिंपल लगता है मैथमेटिक्स, पर होता नहीं है इतना सिंपल। जब तक आप बटन प्रेस करने जाते हैं तब तक वो ऊपर चला जाता है, जब आप सोचते हैं कि अब नहीं प्रेस करूं तब तक वो नीचे चला जाता है, ऐसे बहुत होता है, ठीक है। और इसके लिए काफी लोग एल्गोरिदम ट्रेडिंग का भी सहारा लेते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। ऑल्दो एल्गोरिदम ट्रेडिंग डायरेक्ट ट्रेडिंग के अंदर अलाउड नहीं है हिंदुस्तान में और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, बट आप लोग एल्गोरिदम जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको यूज करके बाय एंड सेल सिग्नल्स को मॉनिटर करते हैं और ये अलाउड है मॉनिटर करना, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, जो आगे 2 महीने में की बात है, LIC का IPO आ रहा है, वो एक मेजर बूस्टर बम्पर होगा, क्योंकि विश्व के अंदर लोग LIC के ऊपर आंखें टिकाए बैठे हैं, चाहे वो NRIs हो, चाहे वो बाहर के इन्वेस्टर्स हो, क्योंकि LIC की जो रियल नेटवर्थ है जो वो एक कैलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज वो ज्यादा भी नहीं करना चाहते उसको, बिकॉज ज्यादा करेंगे कल को फॉल कर गया शेयर मार्केट में तो वो नेगेटिव होगा उसके लिए रिस्पॉन्स, तो वो उसको ज्यादा भी नहीं बढ़ाएंगे। पर उनको रियलिटी मालूम है कि इसकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका सपोर्ट सरकार को हमेशा रहेगा, बिकॉज 10% लिक्विडेट करने के बाद भी 90% सरकार के पास ही है। तो इसलिए बाहर के जो लोग हैं, फॉरेनर्स भी हैं,
वो भी इसमें निवेश करने के अंदर इंटरेस्टेड है। और ये एक जो मार्केट को उछाल अगले 2-3 महीने देगा, वो जो सेंटिमेंट्स हैं ऑलरेडी हमें फीलिंग आनी शुरू हो गई। बाकी मार्केट ऑपरेटर्स बैठे हैं, वो एग्जैक्ट बता सकते हैं कि मार्केट में इसकी वजह से क्या उछाल आ रहा है, बट इसका जो सेंटिमेंटल फैक्टर है वो ऑलरेडी सीप इन करना शुरू कर चुका है। जी संदीप जी, आपने तो पेट्रोल डीजल की वजह से फिर से वर्क फ्रॉम होम की सलाह दे दी है। क्या ये सचमुच इतना गंभीर मसला है क्या? और आपको सिल्वर लाइन क्या लग रही है और आप डाउन साइड क्या दिख रहा है शेयर मार्केट में? बिल्कुल 1 मिनट का समय बचा है हमारे पास संदीप जी। नहीं, बिल्कुल, वो तो मैं वैसे ही एक थोड़ा सा ऐड कर रहा था, स्पाइस ऐड कर रहा था वेरी फ्रैंकली। बट यस, मुझे आईटी, फार्मा, एफएमसीजी एक तो दिखे, डॉलर की प्राइसेस भी है, उसकी वजह से भी एक बढ़िया इनको वो मिलता है। बाकी मेरे हिसाब से मार्केट्स में यही कहूंगा कि घबराना नहीं है, बने रहे, बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट है और अच्छा करेक्ट हो चुका मार्केट अपने ऊपर के लेवल से, और इंडियन मार्केट में बहुत रेजिलियंस है। सो वी आर बुलिश, और सेक्टर वाइज और स्टॉक स्पेसिफिक वाइज अब पैसा बनाए, लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं है मार्केट में। बाकी बिल्कुल ऊपर के लेवल्स जल्दी से नहीं आएंगे, 18,500, 600, 17,200, 300 जैसे कि सोमानी जी ने बहुत बढ़िया लेवल्स बताए। और अभी भी देखिए, आज अगर अपन बात देखें, आज अच्छा खासा मार्केट चला, बीजेपी के ऊपर इतना भरोसा दिखाया है, रूलिंग पार्टी के ऊपर भरोसा सेमीफाइनल्स में दिखा, तो फाइनल्स में भी हो सकता है कि उसका बेनिफिट मिले। सो वी शुडंट बी पेसिमिस्टिक, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। एंड ये जो भी चीजें हैं धीरे धीरे आई थिंक कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाना चाहिए संदीप जी सरकार को आपकी नजर में? सॉरी, पेट्रोल डीजल के भाव सरकार को बढ़ाना चाहिए? हाँ देखिए, बढ़ाएंगे, ऐसा लगता नहीं कि नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक भी एक्सपेक्ट कर रही है और पब्लिक ने इसी उम्मीद कर ली है कि 5-10 रुपया 15 रुपया तक तो बढ़ेगा, तो सरकार भी उस मौके को एक बार नहीं छोड़ेगी। लेट्स सी। बट मैं आपकी नजर में क्या होना चाहिए? सॉरी, आपकी व्यू में क्या होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं देखिए, देखना होगा कि बीपीसीएल, एचपीसीएल जो ओएमसीज है, उन लोगों को कैसे फिर वो उनकी बैलेंस शीट्स नहीं बिगड़े, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि एपीएम की वजह से ये लोग काफी सालों तक काफी ब्लीड किए, एचपीसीएल, बीपीसीएल, और 2009 में 10 में आई थिंक डीजल को एपीएम से हटाया, फिर पेट्रोल को हटाया, फिर ये प्राइसिंग फॉर्मूला जो भी आपने और अमन जी ने जब डिस्कस करे थे, किसी को ही नहीं पता जो भी है, बट मुझे ऐसा लगता बढ़ेगा। और मेरे हिसाब से 10-15 रुपए के लगभग पब्लिक डिस्काउंट कर रखी है, जो कि बढ़ा, और हो सकता है एक्साइज के साथ कुछ छेड़छाड़ कर ले, पूल है उसके साथ छेड़छाड़ करे। सो लेट्स सी हाउ इट गोस लाइक। नहीं बढ़े तो फिलहाल जी बिल्कुल, तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे जो पैनल है उनका मानना है कि बाजार में काफी समझदारी से ट्रेड करना चाहिए, बुलिश होना है, लेकिन स्पेसिफिक ट्रेड सेक्टर्स में हो सकते हैं। बाजार में जो क्रूड है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है, और देखना होगा कि भारत सरकार इसमें किस तरह के फैसले लेती है। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आपको सरकार को रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन उम्मीद हमारे बाजार एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उनको आशंका है या उम्मीद है कि रेट बढ़े। देखना होगा क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी लोग चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहिए बतकड़ी, नमस्कार। नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए कल, उसमें यही हुआ कि जो कयास लगाए जा रहे थे, सत्ता से जो वापसी की बात थी और सत्ता को छीनने की बात थी, उसको लेकर के जो तमाम अटकलें थी वो एक तरह से सिरे पर हो गई। और जिस तरह से बहुमत की बातें हो रही थी कि कोई दल बहुमत में आएगा, कोई दल की सीटें कमाएंगी, वो तमाम चीजें भी एक तरफ हो गई। लेकिन अब चूंकि अब रिजल्ट के बाद अब बात यह है कि आगे क्या। सवाल यह है कि क्या जिन लोगों को समर्थन दिया है, जिन दलों को समर्थन दिया है, जिन दलों को सत्ता में वापसी का फरमान मिला है जनता की तरफ से, वो क्या जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? और सवाल यह भी कि नए नवीली पार्टी अगर किसी प्रदेश के अंदर बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो क्या राजनीति कोई नए संकेत दे रही है? और सवाल यह भी कि क्या हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी कहलाती